Welcome back students, welcome to the video series of Vivekanand Public School Sohagpur. In today's part we are going to cover the rest of the chapter of class 10th, Democratic Politics 2 because democratic politics first we have or you have learnt about it in your previous class 9th, and this is the second part of the same book of class in the class 10th, and we have understood the first chapter, power sharing, through the example of Sri Lanka and Belgium. We have discussed much about Sri Lanka. Today we will take the example of Belgium, how accommodation was done in Belgium, why power sharing is desirable, and we will also look at some examples to understand them better. It is given at page number 4, accommodation in Belgium. Belgium leaders जो थे उन्होंने क्या किया, टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाया. जैसे हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर एक तरह की सिविल वॉर हो गई थी और तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स और वहाँ की जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनके बीच में अनरेस्ट आ गया था, हार्मनी नहीं थी, सामंजस्य नहीं था और श्रीलंका को काफ़ी समय तक, लंबे समय तक परेशानी भुगतनी पड़ी जो 2009 के आसपास तक चली. लेकिन बेल्जियम ने सेम प्रॉब्लम का कुछ अलग तरह से सॉल्यूशन निकाला और वो क्या था, दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस. उन्होंने धार्मिक या सामाजिक अंतर को पहचाना कि हर कम्युनिटी का सम्मान करना, उनकी चीज़ों को प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है. उन्होंने ये पहचाना और उन्होंने कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया और हैंडल किया. Between 1970 and 1993 they amended their constitution. 1970 से 93 के बीच में उन्होंने अपने संविधान में कुछ सुधार किए. क्या सुधार किए, वो भी 4 बार किए और ऐसे किए ताकि उसी कंट्री के यानी बेल्जियम के अलग अलग कम्युनिटी और धर्म के लोग भी एक साथ बहुत ही शांति से रह सके, शांति स्थापित हो सके. The arrangement they worked out is different from any other country. और उन्होंने कुछ ऐसे तरीके निकाले जो दूसरे देशों से काफ़ी भिन्न थे, काफ़ी अलग थे और बहुत ही नए थे, इनोवेटिव थे. कुछ एलिमेंट्स बेल्जियन मॉडल के हम पढ़ने जा रहे हैं. पहला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. चूंकि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी थे और डच स्पीकिंग भी, हमने कल पढ़ा था कि अगर हम कंट्री के लेवल पे बात करें तो फ्रेंच बोलने वाले कम और डच बोलने वाले ज़्यादा थे. पर अगर हम राजधानी की बात करें, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स की बात करें तो वहाँ पर उल्टा था, फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे और डच बोलने वाले कम थे. तो इनके बीच में हार्मनी बनी रहे, सामंजस्य और शांति बनी रहे और सब लोग पीसफुली रह सकें, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं केंद्र सरकार में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्हें उन्होंने इक्वल रखा. यानी दोनों कम्युनिटी से बराबर नंबर में वो रहेंगे, कम ज़्यादा नहीं होंगे. मान लीजिए उनके टोटल मिनिस्टर्स की संख्या 50 होनी है तो 25 विल बी फ्रॉम फ्रेंच कम्युनिटी एंड 25 विल बी फ्रॉम डच कम्युनिटी. ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा किया वरना उनको ये लगा कि इससे दिक्कत हो सकती है. हालांकि उनका ये तरीका काफ़ी इनोवेटिव रहा और वाकई में इफेक्टिव रहा, उसने वर्क किया. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. उन्हें लगा कि स्पेशल लॉज जो है बहुत ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को सभी लिंग्विस्ट के ग्रुप से, क्योंकि भेदभाव का सबसे पहली सीढ़ी कहाँ से आती है, भाषा में अंतर होने से. तो उन्होंने हर भाषाई लोगों से कुछ लोग लिए और जिन्हें मंत्री वाले पोस्ट पर रखा ताकि कोई कम्युनिटी में झगड़ा ना हो. इसलिए कोई भी सिंगल कम्युनिटी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती थी जो दूसरी कम्युनिटी के लिए मुसीबत बन जाए या परेशानी का कारण बने, क्योंकि दोनों कम्युनिटी से, दोनों लिंग्विस्टिक डिवाइड जो है उनसे मिनिस्टर बराबर मात्रा में लिए गए. आगे देखिए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स. कई केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को दी गई. ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये ध्यान रखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के पूरी तरह अधीन नहीं होगी, वो अपने इंडिविजुअल फैसले भी कर सकती है, व्यक्तिगत निर्णय ले सकती है. इसके बाद ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. और जो ब्रसेल्स है उसकी कंडीशन देश की कंडीशन से अलग है, तो वहाँ पर ब्रसेल्स में राजधानी में एक अलग छोटी सी सरकार बनाई गई, गवर्नमेंट बनाई गई. और
दोनों कम्युनिटी से, फ्रेंच से और डच से उनका इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स लिए गए, प्रतिनिधि लिए गए। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स। क्यों? बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पे, मतलब देश के स्तर पर बात करें तो डच ज़्यादा थे, फ्रेंच कम थे, और राजधानी के स्तर पर बात करें तो फ्रेंच ज़्यादा थे, डच कम थे। तो चूंकि बराबर मंत्री होना या बराबर पोस्ट होना वो स्वीकार किया फ्रेंच लोगों ने राजधानी में, तो देश के स्तर पर स्वीकार किया डच लोगों ने। तो झगड़े का कोई दूसरा कारण नहीं बना। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने एक तीसरी सरकार भी बनाई जो कि जनरली दूसरी कंट्रीज में नहीं होती है। वो क्या थी? इसको उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया। वो क्या करती थी? वो इलेक्ट होती थी बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और वो कौन थे? वहाँ पे तीन ही मुख्य रूप से बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। जर्मन के 1-2%, कुछ ही परसेंट लोग थे। और इससे कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ के निवासी हैं, पर सब कम्युनिटी से थोड़े थोड़े मेंबर्स लिए जाते और कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया या किया जाता। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस सरकार को इतनी शक्तियां दी गई, अधिकार दिए गए कि वो सांस्कृतिक चीज़ों का, शैक्षणिक चीज़ों का और भाषा से जुड़े हुए मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, सुनवाई कर सकती है और निर्णय सुना सकती है, नए रूल्स बना सकती है। और शायद जब हम इन सब बातों को सुनते समझते हैं, चूंकि हमने इंडिया की डेमोक्रेसी देखी है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और चुनाव होते हैं उसमें बराबर मंत्रियों की संख्या नहीं होती, जो ज़्यादा जहाँ से जीतते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो हमको वहाँ की बेल्जियम की जो सरकारें हैं या जो तरीका है गवर्नमेंट चलाने का, कंट्री चलाने का, वो कुछ अजीब लग सकता है कि वहाँ की डेमोक्रेसी कुछ अजीब लग सकती है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है। और ये सचमुच कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि अगर ये न कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा कि बेल्जियम के रहने वाले लोगों के लिए भी इस डेमोक्रेसी के वे को या इस गवर्नमेंट के वे को समझना जरा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। पर इससे वहाँ पर हमेशा शांति रही और हमेशा शांतिपूर्वक वो लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। उनके यहाँ कोई सिविल वॉर, कोई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं। और इसीलिए शायद इस इनोवेटिव आइडिया की वजह से वो इतने फेमस हुए कि जब यूरोपियन यूनियन बना, जिसमें आप जानते होंगे यूरोप महाद्वीप के कई देश जो है कनेक्ट हैं, यूरोपियन संघ के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ ब्रिटेन ही अभी बाहर हुआ है, बाकी सारे देश, उनमें ट्रैवल करना भी आसान है, उसके लिए अलग से वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक देश की करेंसी यानी मुद्रा दूसरे देश में भी चल जाती है। यूरोपियन संघ में काफ़ी सारे देश हैं, छोटे बड़े। तो उस पूरे यूरोपियन संघ में ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, उसको उसका हेडक्वार्टर चुना गया, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार आइडिया लेकर आए अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए और अलग अलग कम्युनिटीज अच्छे से रह पाएं इसके लिए। इसके बाद आप देखिए, जब हम ये स्टोरीज पढ़ते हैं श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, दोनों ही डेमोक्रेसीज है, यानी दोनों में ही जनतंत्र है, जनता का राज है, फिर भी उन्होंने पावर शेयरिंग को अलग अलग तरह से हैंडल किया। और पावर शेयरिंग में आप देखिए, बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज किया कि अगर कंट्री में यूनिटी चाहिए, अगर देश में एकता चाहिए, तो हमें सभी कम्युनिटीज़ की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें प्रेफरेंस, प्राथमिकता और अटेंशन देना पड़ेगा। और ऐसा रियलाइजेशन, ऐसी समझ से क्या हुआ कि वहाँ पे पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हुआ और कोई भी दिक्कत कभी नहीं आई। उसी की जगह हम देखते हैं श्रीलंका में, जहाँ उन्होंने बड़ा उल्टा एग्जाम्पल पेश किया, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल लिया। इसने हमें बताया कि यदि मेजॉरिटी जीत जाती है तो वो माइनॉरिटी पे, अल्पसंख्यक लोगों पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपने का प्रयास करती है, जिसकी वजह से अनरेस्ट आता है, झगड़े क्रिएट होते हैं और देश में शांति स्थापित नहीं हो पाती। यानी इस मामले में बेल्जियम का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया। अब हम बात करें व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? पहला आप देखिए, दो अलग अलग कंट्रीज जो होती है, दो अलग अलग सेट्स ऑफ रीजंस जो होते हैं, दे कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। हम दो तरह का ओपिनियन या दो तरह का मत या दो तरह की अपनी राय दे सकते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। एक ये कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अलग अलग समाज में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रुप के लोगों में जो उस देश में रह रहे हैं, उनके बीच में झगड़ा नहीं होने देती, शांति स्थापित करे रखती है। इसलिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है सही तरीके की।
अब मान लीजिए आप श्रीलंका की बात करें तो जहां पर ज़्यादा लोगों की संख्या थी, उन्होंने अपने रूल्स को छोटे कम संख्या वाले लोगों पर थोपा तो झगड़ा हो गया और देश में गृह युद्ध हुआ। काफ़ी लंबे समय तक वो इकोनॉमिकली और दूसरे रूप से भी पीछे रहे। शुरू में कई बार पावर शेयरिंग जो है शुरू में एक अच्छा ऑप्शन लग सकता है, पर लॉन्ग रन में लंबे समय में आप देखेंगे तो ये बैड रिजल्ट्स लेकर आता है, क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑप्रेसिव हो जाती है माइनॉरिटी के लिए। अब इसी का हम एक दूसरा कारण देखें कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है या क्यों डिज़ायरेबल है, तो हम देखें कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसीज के लिए गुड है, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूल जो होता है वो इन्वॉल्व करता है शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। क्योंकि जब रूल्स को प्रैक्टिकली यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इम्पोज किया जाता है, तब उससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं वो देश के ही लोग होते हैं। अगर वो रूल्स किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए गलत होंगे तो झगड़ा क्रिएट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों का ये अधिकार है कि जब रूल्स बनाए जाए और उनको अप्लाई किया जाए तो उनका भी राय उसमें होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली उन रूल्स से सबसे ज़्यादा प्रभावित वही लोग होंगे जो उस देश के निवासी हैं। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। एक अच्छी गवर्नमेंट वही है जहां उस देश के रहने वालों का भी उसमें पूरा योगदान लिया जाए गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में और रूल्स को बनाने में। जैसे आप देखिए भारत में हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, हालांकि भारत जैसी कंट्री में अलग तरह से डेमोक्रेसी को सेट किया गया है, पावर शेयरिंग को सेट किया गया है, बेल्जियम में अलग तरह से किया गया है। हालांकि उनका आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उन्होंने काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ऐसे गोल्स को अचीव किया। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल। पहला रीजन कैसा है? प्रूडेंशियल, यानी दूरदर्शी, दूर की सोचकर किया गया। और सेकंड रीजन जो है मॉरल है, नैतिक है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। ऐसा होने से आउटकम्स अच्छे होते हैं, रिजल्ट अच्छे होते हैं और पावर शेयरिंग वैल्यूएबल बन जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अलग अलग होती है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।